पिछली क्लास में हमने बात की थी मौलिक अधिकारों की और उसमें राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ लिया था, समता का अधिकार हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, 4 इसमें आएंगे। जब भी हम बात करते हैं गोल्डन त्रिकोण की, तो मुख्य जो मौलिक अधिकार हैं वो 3 हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 जो है वो वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार को बताता है ना। स्वतंत्रता के अधिकार में आपको बोलने का जो अधिकार है वो 19 जो है अनुच्छेद वो बताता है। इसे भी अलग अलग पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है। तो कैसे हम बात करते हैं, देखिए 19(1)(a) जो है वो वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार से संबंधित है। वाक और अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ साथ अन्य प्रकार के भी स्वतंत्रताएं जो हैं वो व्यक्ति को मिली हुई हैं। देखिए जिस प्रकार बोलने का अधिकार मिला हुआ है, तो आप ध्यान रखें कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ चुप रहने का अधिकार भी है। चुप रहने के अधिकार के साथ साथ प्रेस और स्वतंत्रता का अधिकार है, विज्ञापन का अधिकार है, फोन टेप के विरुद्ध अधिकार है, कोई धरना या प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सरकारी गतिविधियों को जानना है तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी है, उस गतिविधि को जानने का अधिकार है, विचारों का प्रसार करने का अधिकार है, झंडा फहराने का अधिकार है, और अब तो एक और नया अधिकार जुड़ गया है, इंटरनेट का अधिकार। ओके, अनुराधा भसीन वर्सेस भारत संघ केस के द्वारा के साथ साथ एक और अधिकार ऐड हो गया है वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत, जो कि है इंटरनेट का अधिकार। ओके, तो ये तो महत्वपूर्ण बातें हो गई। ये 19(1)(a) के अंतर्गत है। 19(1)(b) में क्या है, ठीक है, आपको वाक और अभिव्यक्ति मिल गई, बोलने का अधिकार मिल गया, तो फिर आप क्या करोगे, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसे मतलब एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद करें कि भाई आपको वाक और अभिव्यक्ति मिल गई, उसके बाद शांतिपूर्ण सम्मेलन, अपने सम्मेलन करेंगे तो धीरे धीरे आप संघ बनाएंगे। वो संघ क्या होगा, जगह जगह घूमने जाएगा तो जगह जगह जाएंगे तो वहाँ निवास का अधिकार भी होगा। निवास के साथ साथ उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी और पैसे प्राप्त करने के लिए अब कोई व्यवसाय चालू करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, देखिए 19(1)(b), शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। शांतिपूर्ण सम्मेलन में ध्यान रखें कि किसी शस्त्र का उपयोग बिना किए ही सम्मेलन करने का अधिकार है। 19(1)(c) में संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। भाई कोई सभा बनाई जा सकती है, कोई सहकारी समिति बनाई जा सकती है, उसको नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी है, तो वो 19(1)(c) के अंतर्गत आ जाएगा। 19(1)(d) में है अबाध विचरण का अधिकार, लेकिन ऐसा नहीं, भारत के अंदर ही अबाध विचरण का अधिकार दिया गया है। 19(1)(e) में निवास का अधिकार है। और जो 19(1)(f) है संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। 19(1)(g) से जीविका याद कर लें, जी से जीविका, जीविका ध्यान रखें, जी से जीविका या व्यवसाय का अधिकार है कि व्यक्ति जो है वो अपने आजीविका जो भी व्यवसाय जो है वो चुनना चाहता है वो चुन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो भी स्वतंत्रता मिली है इनकी कुछ सीमाएं हैं। आपको वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, तो ऐसा थोड़ा है कि आप देश की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचे ऐसे कुछ अभिव्यक्ति अपनी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सीमाएं भी हैं जो कि 19(2), 19(3) और इन सभी में आती हैं। इन सभी की ही सीमाएं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार हमें मिला हुआ है, लेकिन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं हैं कब, अगर राज्य की सुरक्षा को ठेस पहुंचती है, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई बात है, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंधों पर कोई अफेक्ट पड़ता है, न्यायालय की अवमानना हो, मानहानि या मोरालिटी पर प्रभाव पड़े, लोक व्यवस्था बिगड़े या फिर अपराध उद्दीपन की स्थिति में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। तो ये इसकी एक तरीके से क्या हो गई, एक सीमा हो गई, अपवाद कह सकते हैं। पहला जो 19(1)(a) है उसका, तो 1(a) का जो सीमा है वो 19(2) में है, B की जो सीमा है वो 19(3) में है, C की जो सीमा है वो 19(4) में है, E और D और E इन दोनों की जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, 5 में हो जाएगी। ये छठा हट ही चुका है और छठा अब ये आजीविका वाला जो है वो 19(6) के अंतर्गत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब 19(2) में हमने बात कर ली कि वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की सीमाएं। 19(3) में जैसे कि
सम्मेलन की स्वतंत्रता का अपवाद आ जाएगा। ठीक है, 19B में था, 1B में शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, तो इसकी जो सीमा है वो 19(3) में आ जाएगी। और किन का आधारों पर, या तो देश की एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़े, या फिर 7वां पॉइंट है हमारा लोक व्यवस्था से संबंधित, तो उस कंडीशन में सम्मेलन की स्वतंत्रता का ये अपवाद है। संघ बनाने का तो 19(1)(c) में पड़ा था, लेकिन यहाँ पर 19(4) में हो जाएगा। संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है उसकी सीमा, तो 2 देश की एकता और अखंडता तो है ही, साथ में लोक व्यवस्था है ही, लेकिन अगर मोरालिटी का ह्रास होता है तो भी इस पर रोक लगाई जा सकती है। 19(5) की अगर हम बात करते हैं तो 19(5) जो है देखिए D और E को मिलाकर है, अबाध विचरण और निवास के अधिकार का अपवाद है। ये जो जन साधारण के हित में भी किया जा सकता है, या फिर देखिए कोई विशेष प्रकार की अगर जनजाति है और उसके हित के संरक्षण में भी हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जाने से रोका जा सकता है व्यक्ति को। आजीविका की स्वतंत्रता की सीमाएं जो हैं वो जनहित जनसाधारण के हित में भी होंगी, जैसे कि कोई नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना है, या फिर वेश्यावृत्ति पर रोक लगानी है, या फिर लाइसेंस के द्वारा नियमन। ये आपको कोई दवाइयों की शॉप खोलनी है तो आप इन प्रकार में, आपको ऐसा नहीं कि आप मर्जी आए आप उसने खोल दिया, इसमें लाइसेंस वगैरह के द्वारा नियमन किया जाएगा, लाइसेंस बनाना पड़ेगा आपको इन चीज़ों का। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया आर्टिकल 19, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों की दोष सिद्धि के लिए के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो 20 है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अनुच्छेद। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने किसी कानून का अतिक्रमण नहीं किया है। पहली बात तो ये बात ध्यान रखें। अपराध से दोष सिद्धि का मतलब क्या है कि जिन लोगों पर आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है उनके अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 महत्वपूर्ण बातें याद करना। 20(1) क्या कहता है कि जो आपराधिक कानून है उसका भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की है, अब चोरी के लिए 5 साल की सज़ा है उस व्यक्ति के लिए, और अगले दिन एक प्रकार का कानून बनता है कि भाई ये चोरी पे फांसी की सज़ा दी जाएगी, तो लेकिन उसने एक दिन पहले की है तो उस कानून के आधार पर ही उसको सज़ा दी जाएगी। अचानक से टाइम के साथ अगर कानून में बदलाव होता है तो उस आधार पर नहीं, तो आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं होगा। लेकिन ये दंड जो दिया जाता है, दंडिक जो अपराध हैं वहीं तक सीमित है। जो सिविल लॉज है उसमें भूतलक्षी जो क्रियान्वयन है वो हो सकता है। 20(2) क्या कहता है कि जो दोहरी जो दंडादेश दिया जाता है, दोहरी जो क्षति है वो नहीं होगी। यानी एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। एक मूवी भी आई थी अमिताभ बच्चन की जिसमें ये जो 20(2) है वो अच्छे से हम कह सकते हैं कि समझाया गया है कहीं ना कहीं। 20(3) की बात करें तो आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने क्या कह सकते हैं कि कुछ भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वो खुद अपने खिलाफ गवाही या साक्ष्य दे, इसके लिए हम उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबरन किसी प्रकार से उसके पीछे नहीं पड़ सकते कि हाँ, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करता है तो उसे वैध माना जाएगा, लेकिन उसे अलग से जबरन बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये बात हो गई, तो ये आर्टिकल क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पे प्राण क्या है? प्राण कहीं ना कहीं आत्मा के रूप में है, और दैहिक यानी शरीर, और ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? जीवन बनाते हैं। तो इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो ऐसी सारी परिस्थितियों का निर्माण करेगा जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति जो है वो एक सम्मानपूर्वक जीवन जो है वो जी सके, तो उसके व्यक्ति के जीवन की रक्षा हो सके। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी इस सम्मानपूर्वक जीवन व्यक्ति के द्वारा जिया जाए। अब यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण केस आते हैं। एक तो A.K. गोपालन केस 1950, और एक आ जाता है मेनका गांधी का केस 1978। जो A.K. गोपालन केस है वो आर्टिकल 21 की एक संकीर्ण व्याख्या करता है। ठीक है,
संकीर्ण व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि व्यक्ति का सिर्फ जीवित रहना ही स्वतंत्रता का प्राणों की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर वो व्यक्ति बंधक नहीं है तो वो इस आर्टिकल 21 को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है कि व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब एक तरीके से संकीर्ण वो कह सकते हैं, हमें व्याख्या कह सकते हैं कि जीवन के अधिकार से तात्पर्य सिर्फ जीवित रहना ही थोड़ा ना है, या सिर्फ उसे बंधक नहीं बना जा रहा है। क्या यही बात थोड़ी ना है ना, किसी को भी जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को मुख्य माना गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है। सिर्फ किसकी कर सकती है? सिर्फ कार्यपालिका ने जो कार्य किए हैं उनकी ही समीक्षा कर सकती है। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को बताता है। लेकिन बाद में एक और केस आया, मेनका गांधी का केस 1978 का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पुराना निर्णय दिया था उसको पलट दिया। आर्टिकल 21 को अब व्यापक रूप में लिया जाने लगा। अब इसकी संकीर्ण व्याख्या न होकर व्यापक अर्थ लिया जाना लगा। और यहाँ पर अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की सम्यक प्रक्रिया, जो कि अमेरिका से ली गई धारणा है, उस अर्थ में लिया जाने लगा। इसके तहत क्या कहा गया कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के कार्यों की समीक्षा कर सकती है। यहाँ तो हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। विधायिका ने कोई जो कानून बनाया उसकी हम कुछ समीक्षा नहीं कर सकते। लेकिन विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या कहती है कि न्यायपालिका जो है वो चाहे तो कार्यपालिका के कार्यों की भी समीक्षा कर सकती है और विधायिका के कार्यों की भी समीक्षा की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की गई है कि मानव जो है उसका जीवन मानवीय गरिमाओं से युक्त होना चाहिए। वास्तविकता में इस बात को बताया गया है कि मनुष्य का जीवन अर्थपूर्ण मूल्यवान होना चाहिए। फिर आर्टिकल 20 में ही एक महत्वपूर्ण एक और अनुच्छेद है 21 में ही 21A, शिक्षा का अधिकार, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और ये क्या कहता है कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं इनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद जो है 45, जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 45, उसमें भी था, उसमें थोड़े परिवर्तन किए गए। और अब ये किस में जोड़ दिया गया है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में 21A में जोड़ा गया है। ये इम्पॉर्टेंट बात थी अनुच्छेद 21 में। अब देखिए यहाँ पर इतने सारे गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इतने सारे अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। एक तरीके से कि भाई निजता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता देने का अधिकार है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार है, और महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है इसके अंतर्गत, और इसके अलावा नींद का अधिकार है, सोने का अधिकार है, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है, अवसर का अधिकार है, इच्छा मृत्यु का गरिमा के साथ मरने का अधिकार है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो ये बहुत सारे अधिकार जो हैं आर्टिकल 21 जो है वो अधिकार जो है बताता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। जो अनुच्छेद 20 था वो अपराध के से रिलेटेड था, ध्यान रखिए, और जो 22 है वो गिरफ्तारी से संबंधित है। पहले अपराध होगा फिर गिरफ्तारी। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित जो आर्टिकल था वो 20 था, और गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 22 हो जाएगा। अब देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी तो उस गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को 3 प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे। अब एकदम से अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो एक तो उसे कारण जानने का अधिकार होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उसे अपने वकील से सलाह करने का अधिकार होगा, और तीसरा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है, ठीक है। इसमें यात्रा शामिल नहीं होगी। तो 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश होने का अधिकार है। एक व्यक्ति को 3 अधिकार हैं, लेकिन 2 प्रकार के लोगों को ऐसे अधिकार नहीं मिले हैं। जनरली तो अधिकार मिले हैं, एक तो हो जाएगा शत्रु देश का नागरिक है, या फिर कोई निवारक निरोध के तहत निरुद्ध व्यक्ति है। निवारक निरोध यानी संभावना के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को रोका गया है या सही नहीं माना गया है तो संदेह के आधार पर, तो वहाँ पर ये अपवाद होंगे कि उन्हें ये अधिकार नहीं मिलेंगे। लेकिन जो निवारक निरोध के तहत जो व्यक्ति है, क्योंकि वो सिर्फ संभावना के आधार पर है, तो उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। अधिकार क्या दिए गए हैं कि उसे अधिकतम 3 माह के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। इससे ज़्यादा अवधि अगर बढ़ाई जाएगी तो एक सलाहकारी बोर्ड होगी हाई कोर्ट के जजेस की, तो ही
टाइम जो है वो बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ 3 महीने के लिए उसे व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। निरुद्ध व्यक्ति को कारण बताना चाहिए कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि जनहित में उसे तथ्य बताने के से मना भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली उसे कारण बताया जाए। और निरुद्ध व्यक्ति जो है वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निरोध के विरुद्ध न्यायालय में अपील भी कर सकता है। तो जो निरुद्ध व्यक्ति है वो चाहे तो कोर्ट में उसको एकदम से किस प्रकार से अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो वो चाहे तो कोर्ट में अपील भी कर सकता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो निवारक निरोध के तहत जो व्यक्ति है उसको मिले हुए हैं। अब यहाँ पर एक और बात याद करें, निवारक निरोध जो कानून है, कुछ कानून जैसे कि एक मीसा कानून है, क्या नाम है उसका, MISA, मीसा 1971 में, लेकिन 1978 में ये समाप्त हो गया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। एक था NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। एक है पोटा, एक है UAPA। तो पोटा है आतंकवादी निवारण अधिनियम, और UAPA गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967। तो ये कुछ निवारक निरोध कानून हैं जो कि जनरली इनकी फुल फॉर्म जो है एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर हमने बात करी स्वतंत्रता से संबंधित जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल हमने यहाँ पर देखे 19 से लेकर 22 तक। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। बहुत बहुत धन्यवाद।